नमस्कार मित्रों, SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, इस समास प्रकरण के हम 6 पार्ट से पढ़ चुके हैं। उन 6 पार्ट से संबंधित वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम द्वंद्व समास का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, तो आप इस सेशन में लास्ट तक बने रहें। और आपकी अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, शंका है, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले किसी भी वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए। इस क्लास का लिंक है वो अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें जिससे वो भी इस क्लास से जुड़ सकें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास और सीखते हैं इस द्वंद्व समास के नियम और उसके उदाहरणों को। तो मित्रों देखिए, द्वंद्व समास के लिए संस्कृत में एक सूत्र दिया गया है, चार्थे द्वंद्व। च अर्थात और के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। और इस द्वंद्व समास है उसमें पूर्व पद और उत्तर पद, ये दोनों पद है वो प्रधान होते हैं। इसलिए इस समास का दूसरा नाम उभय पद प्रधान समास भी इस समास को कहते हैं। और यहाँ जो ये सूत्र दिया गया है चार्थे द्वंद्व, इस चार्थे द्वंद्व में जो च शब्द दिया गया है, इस च के 4 अर्थ होते हैं। उनमें से पहला जो अर्थ है वो दिया गया है समुच्चय, दूसरा अन्वचय, और तीसरा इतरेतर योग, और चौथा दिया गया है समाहार। और इन चारों अर्थों को ध्यान में रखते हुए ही ये जो द्वंद्व समास है इसको 3 भागों में बांटा गया है। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं वो देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए, यहाँ इसी आधार पर द्वंद्व समास को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला इसमें इतरेतर योग द्वंद्व समास, दूसरा एक शेष द्वंद्व समास, और तीसरा समाहार द्वंद्व समास। अब एक एक भाग को लेकर के इसके जो उदाहरण और उनके समस्त पद हैं, उनका समस्त विग्रह क्या होगा, उसमें क्या क्या नियम हैं, उनको हम एक एक को लेकर के समझते हैं। अब देखिए, जो द्वंद्व समास है उसमें लिंग निर्धारण का संबंध क्या नियम है वो हम देख लेते हैं। इतरेतर योग द्वंद्व समास है उसमें उत्तर पद का जो लिंग होगा उसी के अकॉर्डिंग लिंग का निर्धारण है वो समस्त पद में किया जाएगा। और एक शेष द्विगु समास द्वंद्व समास है उसमें जो शेष पद बचेगा उसी शेष पद के अनुसार लिंग का निर्धारण होगा। यदि वह स्त्रीलिंग का है तो स्त्रीलिंग में बनेगा समस्त पद, और जो शेष पद पुल्लिंग का है तो पुल्लिंग का बनेगा। और जो समाहार द्वंद्व समास है उसमें नित्य रूप से नपुंसक लिंग ही होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यानी द्वंद्व समास है उसको 3 भागों में बांटा गया था, और उन 3 भागों में जो लिंग निर्धारण है उसके नियम अलग अलग हैं। इतरेतर योग द्वंद्व समास है उसमें उत्तर पद का जो लिंग होगा उसके अनुसार समस्त पद का लिंग निर्धारण होगा, और एक शेष में जो पद शेष बचेगा उसका जो लिंग होगा उसी के अनुसार समस्त पद का लिंग होगा। लेकिन जो समाहार द्वंद्व समास है उसमें नित्य रूप से नपुंसक लिंग होगा। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है परीक्षाओं में कि समाहार द्वंद्व समास है उसमें कौन सा लिंग होता है, तो वो नित्य यानी हमेशा नपुंसक लिंग में ही वह रूप बनेगा जहां भी समाहार द्वंद्व समास होगा वहां। अब देखिए आगे, द्वंद्व समास में पूर्व प्रयोग के नियम। अब इन द्वंद्व समास के जो पूर्व प्रयोग के नियम हैं उन्हीं के साथ में जो इतरेतर योग द्वंद्व समास है उसी के उदाहरण हैं वो ज्यादातर इन नियमों में दिए गए हैं। ये 5-6 नियम हैं, उन 5-6 नियमों के अंतर्गत जो भी उदाहरण आएंगे वो आपके इतरेतर योग द्वंद्व समास के ही होंगे। तो इतरेतर द्वंद्व योग जो समास है द्वंद्व समास है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहला जो पूर्व प्रयोग का नियम है वो है द्वंद्वे घी, यानी द्वंद्व समास में घी संज्ञक जो शब्द होते हैं। अब घी संज्ञक कौन से होते हैं? शेषो घी असखी, यानी जो ऋस्व इकारांत और ऋस्व उकारांत जो शब्द होते हैं। अब इसमें इकारांत शब्द है उसमें सखी शब्द को छोड़ करके जो भी ऋस्व इकारांत शब्द है और ऋस्व उकारांत शब्द है उनकी घी संज्ञा होती है। और उन जो घी संज्ञक शब्द होते हैं
उन्हीं का द्वंद्व समास में पूर्व प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण यहाँ दिया गया है, हरिश्च हरश्च। अब यहाँ देखिए हरि है, वो हरि शब्द है, वो घी संज्ञक है। जब है हम समस्त पद बनाएंगे तो ये हरि शब्द है यानी ये घी संज्ञक है, तो इसका पूर्व प्रयोग होगा हरि हरऊ। और यहाँ हरि और हर ये दो है, तो यहाँ समस्त पद बनाने पर इसमें ये द्विवचन होगा। अब इसी तरह से देखिए मधुश्च सर्पिश्च। अब यहाँ मधु है वो ऋस्व उकारांत है, तो यहाँ इस मधु शब्द है उसकी घी संज्ञा हुई है, और घी संज्ञा होने से इस द्वंद्व समास में इसका पूर्व प्रयोग होगा, तो मधु सर्पिशी बनेगा। द्विवचन है, मधु और सर्पिश दो शब्द हैं, इसलिए ये द्विवचन में इसका समस्त पद बनेगा। अब देखिए आगे दूसरा नियम पूर्व प्रयोग का है, उसके लिए सूत्र है अजाद्यंतम अजादे दंतम, यानी अजादि और अदंत शब्द है उनका द्वंद्व समास में पूर्व प्रयोग होता है। अजादि का मतलब जिसके अंत में अच का मतलब स्वर हो और या फिर ह्रस्व ए हो, तो उनका पूर्व प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए ईशस्य कृष्णस्य। अब यहाँ ईशस्य उसमें ई है वो ऋस्व ये स्वर है, अच है, और कृष्ण में यह स्वर है, तो यहाँ ईशस्य यानी इसमें स्वर है, तो इसलिए ईस का पूर्व प्रयोग होगा। जब समस्त पद बनाएंगे तो रूप बनेगा ईस कृष्ण। अश्वस्य रथस्य। अब यहाँ भी देखिए ए है यानी स्वर है, तो इस स्वर से जिस शब्द का प्रारंभ हुआ है उसी का पूर्व प्रयोग होगा। तो जब इसका हम समस्त पद बनाएंगे तो बनेगा अश्व रथौ। अब इसी तरह से इंद्रस्य वायुस्य। इंद्र में ई स्वर है और वायु में यह व्यंजन है, तो इस इंद्र शब्द का पूर्व प्रयोग होगा, तो समस्त पद बनेगा इंद्र वायु द्विवचन में। अब इसी तरह से इंद्रस्य अग्निश्च। इंद्राग्नि बनेगा। इंद्राग्नि है वो इंपॉर्टेंट उदाहरण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अब देखिए तीसरा नियम अल्पाचतरम। अल्पाचतरम, अल्प का मतलब है कम है और अच का मतलब है स्वर। जब इसका विच्छेद करेंगे तो बनेगा अल्प प्लस अच, यानी जिस शब्द में कम स्वर होंगे उसका पूर्व प्रयोग होगा। जब द्वंद्व समास हम करेंगे तो अगर दो पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, उन दोनों पदों में से जिस पद में कम स्वर होंगे उसी का पूर्व प्रयोग होगा। तो यहाँ देखिए उदाहरण जैसे शिवस्य केशवस्य। शिव केशव यह बनेगा। तो यहाँ देखिए शिव है, शिव शब्द में दो स्वर हैं और केशव शब्द में तीन स्वर हैं, तो केशव का बाद में प्रयोग होगा, शिव का पूर्व प्रयोग होगा। इसी तरह से अन्य उदाहरण है व्यासस्य कपिलस्य। समस्त पद बनेगा व्यास कपिलम, ये द्विवचन में होंगे। अब देखिए नेक्स्ट है चौथा नियम इसमें पूर्व प्रयोग का दिया गया। ऋतुवाची और नक्षत्रवाची शब्दों में समान स्वर होने पर उनके क्रम में ही पूर्व प्रयोग होगा। यदि ऋतु दिए हैं, दो नाम दे दिए ऋतु का ही, एक हेमंत दे दिया, दूसरा शिशिर दे दिया, और इनमें समान ही स्वर हैं, यानी इसमें भी तीन स्वर हैं और इसमें भी तीन स्वर हैं, तो अब इसमें से पूर्व प्रयोग किसका करें? तो इनका जो क्रम होगा, यानी जो ऋतु पहले आ रही है क्रम में, उसी का पूर्व प्रयोग होगा। समान नहीं होने पर, और जब इनमें समान नहीं हो तो कम जो स्वर होंगे, जिस ऋतु के नाम में कम स्वर हैं, उसका पूर्व प्रयोग होगा। समान होने पर तो इनका क्रम देखा जाएगा कि जो ऋतु पहले आ रही है उसी का पूर्व प्रयोग होगा, और जो बाद में आ रही है उसका बाद में प्रयोग होगा। और यदि समान नहीं है तो फिर जिस ऋतु के नाम में कम स्वर है उसका पूर्व प्रयोग होगा। इसी तरह से नक्षत्र में भी आपको देखना है, जो 27 नक्षत्र हैं उनके नाम में भी यही देखना है आपको। उदाहरण दिया गया इसमें हेमंतश्च शिशिरश्च। तो यहाँ देखिए, अभी मैंने पहले बता दिया आपको, तीनों है, तीन स्वर इसमें है और तीन स्वर इसमें है। तो इसमें जो हेमंत ऋतु है वो क्रम में पहले आती है, शिशिर बाद में आती है। तो हेमंत जो ऋतु है उसका पूर्व प्रयोग होगा। जब समस्त पद बनाएंगे तो हेमंत शिशिर यहाँ बनेगा। अब देखिए नक्षत्रों में चित्रा च स्वाति च। तो यहाँ देखिए चित्रा है, उसमें भी कौन सा है? दो स्वर है, और इस स्वाति है उसमें भी दो स्वर है, दोनों में समान स्वर है। तो यहाँ चित्रा नक्षत्र है वो स्वाति नक्षत्र से पहले आता है, इसलिए चित्रा नक्षत्र का पूर्व प्रयोग होगा, चित्रा स्वाति बनेगा समस्त पद। अब यहाँ देखिए ग्रीष्मश्च वसंतश्च। यहाँ देखिए ग्रीष्म है उसमें दो स्वर हैं,
और वसंतस्य इसमें 3 स्वर हैं, तो यहाँ समान स्वर नहीं है। अगर समान स्वर होते तो वसंत का पूर्व प्रयोग होता है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु से वसंत ऋतु है वो पहले आती है। लेकिन अब यहाँ इनमें असमान स्वर है, यानी समान नहीं है, तो जिस ऋतु में कम स्वर है उसका पूर्व प्रयोग होगा। तो ग्रीष्म ऋतु है उसमें 2 स्वर है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु का पूर्व प्रयोग होगा और रूप बनेगा ग्रीष्म वसंतो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इसमें वसंत ग्रीष्म भी आएगा। अगर ये आ गया प्रश्न कि ग्रीष्मस्य वसंतस्य, इसका समस्त पद क्या बनेगा, तो इसमें आ जाएगा वसंत ग्रीष्म, ग्रीष्म वसंत। इसी तरह से ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप दोनों में कौन सा है उसका पूर्व प्रयोग करें, तो ये यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये उदाहरण। तो ये आपको छोटी छोटी बातें हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए। कई बार हम इनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और परीक्षा में ये सीधी सीधी बातें ही पूछ ली जाती है और हमारा जो प्रश्न है वो गलत हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट 5 का नियम इसमें दिया गया है लघ्वाक्षरम पूर्वम, यानी समान स्वर वाले उदाहरणों में जिस शब्द में लघु स्वर ज्यादा होंगे, लघु स्वर ज्यादा है जिस शब्द में, तो उसी का पूर्व प्रयोग होता है। ये इसके उदाहरण देखिए यवस्य मासस्य। अब यहाँ देखिए यव शब्द है, उसमें दोनों जो अक्षर हैं उनमें ए की मात्रा है, और मासस्य है उसमें आ और ए है। तो यानी ऋस्व कौन से में है, यव में है, क्योंकि यहाँ दोनों ही मात्राएं किसकी है, ए की है, लेकिन जो मास है मास में एक मात्रा आ की है। तो यहाँ जो यव शब्द है उसका पूर्व प्रयोग होगा। अब इसी तरह से एक उदाहरण और देखिए, जैसे कुशस्य काशस्य। अब ये कुश शब्द है, इसमें उ है और ए, ये 2 स्वर हैं, और कासे में क्या है, दीर्घ आ गया, तो दीर्घ वाले का यहाँ पूर्व प्रयोग नहीं होगा, लघु वाले का होगा। तो यानी यहाँ उ है वो भी लघु है, ए है वो भी लघु है, तो इस कुश शब्द का पूर्व प्रयोग होगा, कुश कासम बनेगा। ये कुश कासम है वो आपका समाहार द्वंद्व समास का उदाहरण है। और बाकी जो भी 5 नियम हमने पढ़े हैं, उन 5 नियमों में जो भी उदाहरण दिए गए हैं वो इतरेतर योग द्वंद्व समास के हैं, इतरेतर योग द्वंद्व समास के हैं। यहाँ ये कुश कासम है वो केवल समाहार द्वंद्व समास का उदाहरण है। इतरेतर का मतलब है कि दोनों इसमें प्रधान होते हैं, दोनों पद हैं वो प्रधान होते हैं। यव का भी उतना ही महत्व है जितना मास का है, यानी उन के दोनों की पदों की प्रधानता होती है और दोनों का ही बराबर महत्व होता है, वहां इतरेतर योग द्वंद्व समास होता है। और समाहार द्वंद्व समास होता है उसमें समूह की प्रधानता होती है। अब देखिए नेक्स्ट 6ठा नियम इसमें दिया गया है, पूज्य की दृष्टि में ज्यादा पूज्य हो या भाइयों के नाम में ज्येष्ठ जो भाई होगा उसका पूर्व प्रयोग होगा। और यदि हम वर्णों की बात करें तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन वर्णों में क्रमशः पूर्व प्रयोग होगा, यानी जो पहले होगा इन वर्णों में जो पहले है, जैसे सबसे पहले ब्राह्मण को गिना जाता है, उसके बाद में क्षत्रिय है, तीसरे नंबर पर वैश्य और चौथे नंबर पर शूद्र, तो इन्हीं का इसी क्रम में है वो पूर्व प्रयोग होगा। और पूज्यों की दृष्टि में जो ज्यादा पूज्य है उसका पूर्व प्रयोग होगा, और अगर भाइयों के नाम है उनमें जो बड़ा भाई है उसका पहले प्रयोग होगा। देखिए उदाहरण से इसको समझते हैं, जैसे माता च पिता च, यानी माँ और पिता, माता और पिता दोनों प्रधान हैं, लेकिन इन दोनों की बात करें तो माँ है वो ज्यादा पूजनीय है, क्योंकि जब भी बच्चे से पूछा जाता है कि आपको पिताजी ज्यादा अच्छे लगते हैं या माताजी, तो वह बच्चा माँ का ही नाम लेगा कि मुझे माँ है वो सबसे अच्छी लगती है, पिताजी बाद में लगते हैं, सबसे पहले माँ का नाम लेगा। तो यहाँ माता शब्द है वो ज्यादा पूजनीय है पिता की बजाय, तो यहाँ माता शब्द है उसका पूर्व प्रयोग होगा, माता पितृ रूप बनेगा। इसी तरह से जब पिता और भाई का नाम है लिया जाए तो इन दोनों में भाई है वो बाद में पूजनीय है, सबसे पहले कौन है, पिताजी है वो पूजनीय है, तो रूप क्या बनेगा, पिता भ्रातृ। इसी तरह से भाइयों की बात अगर हम करें तो रामस्य लक्ष्मणस्य, तो यहाँ सबसे ज्यादा पूजनीय कौन है, बड़े कौन है इनमें, राम है, तो राम का पूर्व प्रयोग होगा राम लक्ष्मण। इसी तरह से ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य, यहाँ ये वर्ण आ गए तो सबसे पहले ब्राह्मण है वो अग्रणी होते हैं, तो ब्राह्मण सबसे इन वर्णों में पूजनीय होते हैं, तो ब्राह्मण शब्द है उसका पूर्व प्रयोग होगा ब्राह्मण क्षत्रिय रूप बनेगा। और कुशस्य काशस्य, ये राम के 2 पुत्र थे कुश और लव, तो इनमें जो कुश है वो बड़ा था, ये भाइयों की बात आ गई, तो यहाँ कुश है
वो बड़ा था, इसलिए कुश से का पूर्व प्रयोग होगा और रूप बनेगा कुश लवौ। अब देखिए एक से द्वंद्व समास। एक शेष में क्या होता है कि इसमें दो या दो से अधिक पदों के स्थान पर केवल एक ही पद शेष रहता है, यानी दो या तीन शब्द हो सकते हैं, लेकिन जब उसका हम समस्त पद बनाएंगे तो उनमें से केवल एक पद है वही शेष रहता है, उसे एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। देखिए इसमें पहला नियम क्या दिया गया है, एक ही विभक्ति में विद्यमान समान शब्दों में से एक ही शब्द शेष रहता है, यानी जब कई शब्द हैं और उनमें एक समान विभक्ति है तो केवल उनमें से एक शब्द ही शेष रहेगा। और जो वचन का निर्धारण किया जाएगा कि एक वचन होगा, द्विवचन होगा या बहुवचन होगा, तो वो उनके जितने नाम हैं उनके आधार पर उस वचन का निर्धारण किया जाएगा। जैसे यहाँ एक उदाहरण से समझिए इसको, शिवस्य शिवस्य, तो यहाँ शिव शिव दो है तो यहाँ द्विवचन होगा, समस्त पद बनाएंगे तो केवल शिव है वो एक शेष रहेगा, एक शिव का लोप हो जाएगा, और यहाँ दो है तो ये द्विवचन हो जाएगा, शिव है शिवौ। और इसी तरह से जैसे देखिए बहुवचन में रामस्य रामस्य रामस्य, यहाँ तीन राम हो गए तो ये बहुवचन हो जाएगा, केवल शेष बचेगा एक शब्द यानी राम बचेगा, लेकिन ये तीन है तो यहाँ बहुवचन होगा रामः। अब देखिए दूसरा नियम इसका एक शेष समास का, एक ही शब्द से बने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों में द्वंद्व समास होने पर पुल्लिंग शब्द ही शेष रहता है, यानी जहां एक ही शब्द है और उसे एक ही शब्द से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो शब्द बनते हैं तो वहां जो पुल्लिंग शब्द होगा वह शेष बचेगा, नहीं कि स्त्रीलिंग शेष रहेगा। जैसे यहाँ एक हंस शब्द है, उस हंस से पुल्लिंग बन गया और उसी हंस शब्द से स्त्रीलिंग गी प्रत्यय लगा करके हंसी बन गया, हंसस्य हंसीच, तो यहाँ जो पुल्लिंग शब्द है हंस वो शेष रहेगा और वचन का निर्धारण पूर्ववती रहेगा, यानी यहाँ दो है तो दो द्विवचन में ये रूप बनेगा, हंसो बनेगा। इसी तरह से नदस्य नदीस्य, यहाँ नद शब्द से ही दोनों रूप बने हैं, तो नदस्य नदीस्य, इसमें नद शब्द है वो तो शेष रहेगा और वचन है यहाँ दो है तो नदौ बनेगा। इसी तरह से छात्रस्य छात्रास्य, ये भी छात्र शब्द से ही बना है तो यहाँ छात्र शब्द है वो शेष रहेगा, पूर्व प्रयोग यहाँ शेष रहेगा छात्र शब्द और द्विवचन में छात्रौ बनेगा। इसी तरह से पुत्रस्य दुहिताच, तो ये बनेगा पुत्रौ, यानी पुत्र शब्द से ही बना है, पुत्र दुहिता पुत्री को कहते हैं, तो यहाँ रूप क्या बनेगा, पुत्रौ बनेगा। अगर ये रूप इस तरह से भी होता विग्रह कि पुत्रस्य पुत्री च, तो भी पुत्रौ ही बनता। अब देखिए भ्राता च स्वसा च, भ्राता च स्वसा च, तो यहाँ भी जो भ्राता शब्द है वो शेष रहेगा और द्विवचन में बनेगा भ्रातृ। अब देखिए तीसरा नियम, मातृ शब्द का पितृ शब्द के साथ द्वंद्व समास करने पर विकल्प से पितृ शब्द है वो शेष रहता है। एक पीछे नियम आया था इतरेतर योग द्वंद्व में कि जहां पूजनीय होता है तो उसमें माता शब्द है उसका पूर्व प्रयोग किया जाता है, कि माता और पिता दोनों शब्द हैं और जहां पूजनीय की बात है तो माता ज्यादा पूजनीय होती है, तो इसलिए वहां तो माता शब्द है उसका पूर्व प्रयोग होकर के माता पितृ रूप बना था। लेकिन यहाँ नियम दूसरा है, अगर मातृ और पितृ दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग हुआ है तो उस जगह विकल्प से पितृ शब्द है उसका पूर्व प्रयोग होगा। जैसे माता च पिता च, यह एक विग्रह वाक्य है, तो इसका रूप बनाएंगे तो पितृ शब्द है वो शेष बचेगा और रूप बनेगा पितृ। और अगर ये विकल्प हम यहाँ नहीं लगाए तो माता पितृ ही बनेगा, जैसे पीछे बनाया था वो माता पितृ ही बनेगा, ये विकल्प से होता है। अब चौथा नियम इसमें दिया गया है तेदादि शब्दों, और तेदादि शब्द कौन से होते हैं, त्यद तद यद एतद इदम आदस एक द्वि त्रि, ये होते हैं तेदादि शब्द। तो इनका किसी भी पद से अगर समास होता है तो वहां तेदादि शब्द है वही शेष रहता है। जैसे उदाहरण में दिया गया स च देवदत्तस्य, अब स का देवदत्त के साथ अगर हम समास करेंगे तो यहाँ देवदत्त शेष नहीं बचेगा, बल्कि ये जो स है वो इसका है तद शब्द का रूप है, तो इसी का यही शेष बचेगा और रूप बनेगा तऊ, स तऊ ते, तो यानी तद शब्द का पुल्लिंग में रूप होते हैं स तऊ ते, तो ये दोनों पुल्लिंग है तो यहाँ तऊ है वो द्विवचन में बनेगा। अब और देखिए इसके उदाहरण, सा च रमा च, सा है वो भी तद का ही रूप है लेकिन ये स्त्रीलिंग में है,
और ये दो है इसलिए सा ते ता द्विवचन में ते रूप बनेगा। और ऐसा चे लता चे तो यहाँ जो एतद शब्द है वो शेष रहेगा और इसका रूप बनेगा एते द्विवचन में। अब देखिए नेक्स्ट है समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास में कुछ परिस्थितियों में घटकों के बजाय समूह की प्रधानता होती है, यानी द्वंद्व समास है उसमें घटकों के बजाय वहां समूह की प्रधानता होती है, तो वहां समाहार द्वंद्व समास होता है। अब देखिए इसमें जो पहला नियम दिया गया है वो है प्राणी के अंगवाची शब्दों और तुर्य, तुर्य का मतलब वाद्य यंत्र, तथा सेना के अंगवाची शब्दों में द्वंद्व समास होने पर समाहार द्वंद्व समास होता है या एकवद भाव होता है। तो देखिए यहाँ उदाहरण दिया गया पाणी चे पादव चे, तो ये मनुष्य के यानी प्राणी के अंगवाची शब्द हैं दो। पाणी यानी हाथ होता है और पादव यानी पैर होते हैं। अब इन दोनों का अगर हम समास करेंगे तो यहाँ समाहार होगा यानी हाथ पैरों का समूह है। इसका अर्थ क्या होगा, हाथ पैरों का समूह अर्थ में है, तो इसका रूप बनेगा पाणीपादम। और अभी मैंने क्लास स्टार्ट करते समय बताया था कि समाहार द्वंद्व समास है उसमें नित्य रूप से नपुंसक लिंग होता है। जब समस्त पद बनता है तो वो नित्य नपुंसक लिंग में होता है। तो यहाँ देखिए पाणीपादम जो रूप बना है वो नपुंसक लिंग में हुआ है। यहाँ इतरेतर योग द्वंद्व और जो एक से समास था उसमें जितने शब्द थे उन शब्दों के हिसाब से वचन का निर्धारण किया जा रहा था, लेकिन यहाँ नित्य रूप से नपुंसक लिंग एक वचन में इसका रूप बनता है। अब देखिए आगे, और ये भी अंगवाची है, ये प्राणी के अंगवाची है, जैसे कंठस्थ है ओष्ठव है और समास बनाए समस्त पद बनेगा तो इसका होगा कंठोष्टम। इसी तरह से शिरस से गिरवास से ये भी अंगवाची है, तो यहाँ शिरो गिरवम बनेगा रूप नपुंसक लिंग में है। देखिए सारे। अब है वंशी चे वीणा चे, ये क्या है, वंशी और वीणा ये है वाद्य यानी तुर्यवाची, वाद्य यंत्र से संबंधित है वंशी और वीणा, तो ये बनेगा वंशी वीणम चे, वंशी वीणम ये इसका समस्त पद बनेगा। अब देखिए सेना के अंगवाची शब्द है रथिकास से अश्वारोहास से, यानी एक तो रथ में चढ़ करके लड़ाई करने वाले और एक अश्व यानी घोड़े पर चढ़ करके लड़ाई करने वाले, तो ये सेना के अंग हो गए ना। तो इसका जब समस्त पद बनाएंगे तो बनेगा रथिकास व रोहम। अब देखिए इसे समाहार द्वंद्व का दूसरा नियम, छोटे जंतुवाचक शब्दों में द्वंद्व समास होने पर एकवद भाव हो जाता है। अगर क्षुद्र जंतु है, एक सूत्र है क्षुद्र जंतु है, ये संस्कृत में एक सूत्र है, उसका यही अर्थ होता है कि छोटे जंतु वाचक जो शब्द होते हैं अगर उनमें हम द्वंद्व समास कर रहे हैं तो वहां एकवद भाव हो जाता है यानी समाहार हो जाता है। जैसे युकास से लिक्षास से, तो इनका जब हम समस्त पद बनाएंगे द्वंद्व समास करेंगे इनका तो बनेगा युका लिक्षम। किनको हम क्षुद्र जंतु माने उसके लिए है आ नकुलाद, एक सूत्र है आ नकुलाद, यानी नेवले तक के जो जंतु हैं उनको क्षुद्र जंतु माना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि क्षुद्र जंतु हैं वो हम किनको माने, छोटे जंतु, तो नेवले तक के जो प्राणी होते हैं उनको हम क्षुद्र जंतु मानते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, इसी में एक उदाहरण और दिया गया है वृश्चिकस से मूषकस से। वृश्चिक कहते हैं बिच्छू को और मूषक कहते हैं चूहे को। तो यानी बिच्छू और चूहे का जो समूह होता है, समाहार का मतलब समूह से है, तो उसका हम समस्त पद बनाएंगे तो बनेगा वृश्चिक मूषकम, वृश्चिक मूषकम। अब देखिए इसका तीसरा नियम कि जिन प्राणियों में जन्मजात वैर भाव होता है यानी वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, अगर उनका हम द्वंद्व समास कर रहे हैं तो वहां भी एकवद भाव हो जाता है यानी समाहार हो जाता है। जैसे अहि से नकुलस से, अहि कहते हैं सांप को और नकुल कहते हैं नेवले को। तो नेवला और जो सांप होता है वो एक दूसरे के जन्मजात दुश्मन है, तो इनका समाहार करके समस्त पद बनेगा अहि नकुलम। इसी तरह से काकस से उल्लुकस से, काके कहते हैं कौवे को और उल्लुक कहते हैं उल्लू को। कौवा और उल्लू है वो भी एक दूसरे के क्या होते हैं, शत्रु होते हैं, तो इनका जब समस्त पद बनाएंगे तो बनेगा काको लुकम। इसी तरह से एक उदाहरण और दिया गया है मार्जारस से मूषकस से। मार्जारे कहते हैं बिलाव को या बिल्ली को और मूषकस से यानी चूहा।
चूहा और बिल्ली है वो भी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। इनका जब समस्त पद बनाएंगे तो बनेगा मार्जार मूषकम। अब देखिए नेक्स्ट चौथा उदाहरण दिया गया है इसमें, एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्दों में द्वंद्व समास होने पर विकल्प से, यहाँ सीधा समास नहीं, सीधा समाहार नहीं होता है बल्कि विकल्प से होता है, विकल्प से समाहार होता है यानी एकवद भाव होता है। जैसे शीतम च उष्णम च, यानी ठंडा और गर्म एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले हैं, तो इनका जब हम विकल्प से समाहार करेंगे तो बनेगा शीतोष्णम, और अगर यहाँ इनका समाहार नहीं करें तो बनेगा शीतोष्णी, यानी द्विवचन बन जाएगा। समाहार में नपुंसकलिंग एक वचन बनता है, और अगर यहाँ विकल्प नहीं लगाए तो बनेगा शीतोष्णी। इसी तरह से सुखम चे दुखम चे, सुख और दुख है ये भी एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले हैं, तो इनका जब समाहार करेंगे तो बनेगा सुख दुखम, और अगर विकल्प से इनका नहीं करें तो बनेगा सुख दुखे, सुख दुखे ये रूप बनेगा। इसी तरह से जीवनम चे मरणम चे, जीवन और मरण ये भी एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले हैं, तो इनका रूप बनेगा विकल्प से जीवन मरणम, और अगर ये विकल्प नहीं हो तो बनेगा जीवन मरणे, ये रूप बनेगा द्विवचन में। तो मित्रों आज के वीडियो में बस इतना ही। इस समास प्रकरण के हमने 6 पार्ट्स में लगभग सारे समास हैं वो पूरे कर लिए हैं। अब एक समास बचा है आपका बहुब्रीहि समास, वो हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। साथ में इसी के साथ में एक केवल समास है, उसके 1-2 उदाहरण हैं, वो भी उस बहुब्रीहि समास के साथ में ही हमें पूरा करने की कोशिश करेंगे। और मित्रों आपको बता दूं कि जैसे ही ये समास प्रकरण का टॉपिक पूरा हो जाएगा, इसके लिए एक टेस्ट लिया जाएगा जिसमें कम से कम 20-30 प्रश्न है, वो आपको टेस्ट के रूप में दिए जाएंगे। तो अपने सेशंस को आप अच्छी तरह से देखें, समझें, और अपनी जो भी गाइड वगैरह है उसमें आप तैयारी करें। और ये हो सकता है कि 2-3 दिन में मैं इस टेस्ट का आयोजन करके आपको उस टेस्ट का लिंक है वो प्रोवाइड करवा दूंगा, जो भी अपने टेलीग्राम ग्रुप से और व्हाट्सएप ग्रुप है उनके माध्यम से। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप उनको ज्वाइन कर लें, जिससे जैसे ही उस टेस्ट का लिंक आपको प्रोवाइड करवाया जाता है आप उस टेस्ट को देकर के सबमिट करें आपके अकॉर्डिंग, और आपकी जो रैंक होगी वो मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ही आपको बता दूंगा कि किस विद्यार्थी ने कितने क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट किए और कितने नंबर आपको प्राप्त हुए। साथ में उस प्रश्न का जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन भी आपको मैं एक वीडियो के माध्यम से या लाइव क्लास के माध्यम से प्रोवाइड करवाऊंगा, तो आप उस सेशन में भी आप शामिल होंगे। ये वीडियो यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।